देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊंगा जो सही मायनों में और सभी मानकों में सभी प्राणायामों का बाप है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि चाहे कोई सा भी प्राणायाम हो, उसमें बेसिकली 4 स्टेप्स होते ही हैं, जो हैं पूरक यानी सांस अंदर खींचना, कुंभक यानी सांस को अंदर रोकना, रेचक यानी सांस को बाहर छोड़ना और बाह्य कुंभक यानी सांस को बाहर रोकना। जिस प्राणायाम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मूल प्राणायाम। और जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह बेसिक प्राणायाम है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें प्राणायाम के चारों हिस्सों पर समान मात्रा में ध्यान दिया जाता है और चारों को ही समान शक्ति से और समान अवधि के लिए किया जाता है। इस चीज को भी समझिए कि योग शास्त्र में अलग अलग प्रकार के जितने भी प्राणायाम बताए गए हैं वो सारे के सारे मूल प्राणायाम के ही वेरिएशंस हैं और उनसे अलग अलग प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए उन प्राणायामों को करते समय किसी में पूरक पर, किसी में कुंभक पर, किसी में रेचक पर और किसी में बाह्य कुंभक पर जोर दिया जाता है या कि फिर उनको अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इस चीज को जरा समझ भी लीजिए। देखिए, अगर अनुलोम विलोम के बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा ध्यान एक समय में एक नासा छिद्र को बंद करके पूरक करने पर होता है। अगर भ्रामरी के बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा ध्यान ओंकार के साथ मुंह से रेचक करने पर होता है। अगर कपालभाति के बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा ध्यान शक्ति पूर्वक रेचक करने पर होता है। और अगर शीतली प्राणायाम के बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान जुबान को गोल करके मुंह से पूरक करने पर दिया जाता है। अब देखिए, अगर योग की अलग अलग किताबों के बारे में बात की जाए तो उनमें 60 से ज्यादा प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं और उनसे मिलने वाले फायदों के बारे में भी बहुत डिटेल में समझाया गया है, जिनमें से 4 सर्वाधिक प्रचलित हैं और इन 30 के नाम आपने भी सुन रखे होंगे। पर देखिए, क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति सभी प्रकार के प्राणायामों का प्रतिदिन अभ्यास कर सके, और इसीलिए आपको अपनी जरूरत के हिसाब से 2-3 प्राणायाम चुनकर उनको प्रतिदिन करना चाहिए और उनको करने से पहले और उनको करने के बाद में मूल प्राणायाम करने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि क्योंकि प्राणायाम की और उसकी सभी वेरिएशंस और उनसे होने वाले फायदों को पहचानने की शुरुआत इस बात को समझने से हुई कि सांस लेने के 4 हिस्से होते हैं और किस हिस्से को किस तरह से करने पर शरीर के किस हिस्से को क्या फायदा मिलता है। और क्योंकि केवल मूल प्राणायाम के सतत अभ्यास से सभी प्रकार के प्राणायामों से होने वाले सारे फायदे वैसे ही मिलते चले जाते हैं, इसी वजह से मूल प्राणायाम को सभी प्राणायामों में पिता का स्थान प्राप्त है। अब चलिए जरा से इसके फायदे भी समझ लीजिए। देखिए, मूल प्राणायाम की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें प्राणायाम के चारों हिस्सों को समान रूप से, समान मात्रा में पहले सहजता पूर्वक और फिर प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, जिसकी वजह से श्वास प्रश्वास की विधि सुधरती है और क्षमता विकसित होती है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस डेवलप होता है। फेफड़े बलिष्ठ होते हैं, यानी लंग्स में पावर आती है। रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन होता है और पूरी की पूरी बॉडी पहले ऑक्सीजनेट और फिर डिटॉक्सिफाई होती चली जाती है। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि ये सब कुछ होता कैसे है। देखिए, हमारे लंग्स में लगभग 35 करोड़ से 45 करोड़ अल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हमारे लंग्स की बेसिक यूनिट होते हैं, जिनका काम सांस के साथ आई हुई ऑक्सीजन को खून में मिलाना और खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सांस के रास्ते बाहर निकाल देना होता है। आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं तो वो लगभग 500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के बराबर होती है और उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे लंग्स का लगभग 5वां हिस्सा ही इस्तेमाल होता है और बाकी का लगभग निष्क्रिय ही पड़ा रहता है और उसमें कफ, बलगम, गंदगी और
अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं और साल के अलग अलग समय जब भी मौसम बदलता है उतनी बार हमारा कफ कुपित होता है और हमें तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं। अब जब हम मूल प्राणायाम करते हैं तब हम लगभग 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर हवा को अंदर खींचते हैं, उसको रोकते हैं और फिर जब उसको दबाते हैं तो हमारे लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अल्वियोलाई को काम पर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से समय के साथ साथ हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है और हम अपने लंग्स का पूरा पूरा इस्तेमाल करने लायक होते चले जाते हैं। और इसकी वजह से हमारे खून में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने लग जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होने लग जाती है। और देखिए, इसी की वजह से हमको 3 सबसे बड़े फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला फायदा ये मिलता है कि हमारा खून जो है ये एकदम शुद्ध होता चला जाता है और हमारी बॉडी धीरे धीरे कर कर डिटॉक्सिफाई होती चली जाती है। दूसरा फायदा ये रहता है कि देखिए, जितनी अच्छी एफिशिएंसी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रोसेस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है, उसी के आधार पर हमारे खून की एसिडिटी और अल्कैलिनिटी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन एस्टेब्लिश होता है और हमारे खून का पीएच लेवल 7.35 से 7.45 के मीन में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और छोटी मोटी बीमारियां छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी बीमारियां तक होना बंद हो जाती हैं और जो हो चुकी हैं वो सही होने लग जाती हैं। और देखिए, जो बड़ी बड़ी बीमारियों वाली बात कही गई है इसमें कैंसर तक शामिल है। अब आ जाइए तीसरे फायदे पर। और देखिए, तीसरा फायदा ये होता है कि मूल प्राणायाम करते रहने से आप आम तौर पर वैसे ही गहरी सांस खींचने और पूरी सांस छोड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ फोर्स बढ़ने लग जाती है और आपका शरीर बहुत लंबे समय तक इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी एक जैसी स्थिति में बना रहता है। यानी आपका एजिंग प्रोसेस जो है बहुत धीमा होता चला जाता है और इसीलिए आप जितनी कम एज से मूल प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं उतने ही ज़्यादा समय तक आप जवान बने रहते हैं और आपका चेहरा दमकता रहता है। अब चलिए ज़रा सी एक दो चीज़ें और भी समझ लीजिए। देखिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का सबसे सही और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका जो है वो मूल प्राणायाम करना ही है। और आप इस बात को किसी भी ऑथेंटिक इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल से क्रॉस वेरीफाई कर कर भी देख सकते हैं। पर अगर आप ये सोचें कि कोई ऐसा तरीका होता होगा जिसमें किसी खास चीज़ को एक चम्मच लेकर या एक कप लेकर या एक गिलास लेकर या एक बाल्टी भरकर ले लेने से आपकी बॉडी एक दिन में या एक हफ्ते में या चलिए एक महीने में भी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो सकती है और हो जाएगी, तो देखिए, पूरे के पूरे इंटरनेट पर ऐसा एक भी ऑथेंटिक इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल नहीं है जो कि पीयर रिव्यूड हो और उसमें ऐसा सिद्ध कर कर लिखा गया हो। आप इस चीज़ को खुद ही सोच कर देखिए कि एक बंदा है जो साल भर जंक फूड खाता रहता है। अब वो एक दिन में ऐसा क्या खा सकता है, ऐसा क्या पी सकता है और ऐसा कौन सा योग कर सकता है जिससे एक दिन में उसके साल भर की या 6 महीने की गंदगी एक दिन में बाहर निकल जाएगी। और अगर ये बात इतनी ही ऑथेंटिक है, किसी मेडिकल जर्नल में छपी हुई है और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो फास्ट फूड और जंक फूड बेचती हैं वो उस रिसर्च का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट में क्यों नहीं करती? भाई, अगर मेरी कोई फास्ट फूड या जंक फूड की कंपनी होती तो मैं उसमें उस रिसर्च का इस्तेमाल ज़रूर करता कि आप 6 महीने तक हमारा जंक फूड खाइए और उसके बाद हम खुद आपके घर में आकर आपके परिवार के एक एक सदस्य को उसी चीज़ का एक एक चम्मच, एक एक कप या एक एक गिलास अपने हाथों से पिलाएंगे। हम बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आपसे केवल पैसे ही चाहिए। हम आपकी हेल्थ का भी पूरा पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि आप हमारे लिए हमारा परिवार हैं। इसके अलावा देखिए, काफ़ी सारे लोगों को इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि ऐसा क्या खाया जाए या ऐसा क्या किया जाए जिससे 60 की उम्र में भी 30 का दिखा जा सके, और इसके लिए बहुत सारे तरीके बताए भी जाते हैं। पर
अगर वो तरीके इतने ही इफेक्टिव होते तो फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग से जुड़े हुए लोग, जिनके लिए उनके लुक्स और उनकी अपीयरेंस ही उनकी रोजी रोटी है, वो हर महीने अपनी स्किन केयर पर हजारों लाखों रुपए क्यों खर्च कर रहे होते। देखिए, जवान दिखने के लिए और जवान बने रहने के लिए आयुर्वेद में 3 चीजें बताई गई हैं। पहली चीज है च्यवनप्राश, दूसरी चीज है योग और तीसरी चीज है प्राणायाम। और इसीलिए अगर आप 60 की उम्र में भी 30 के दिखना चाहते हैं तो आप बस केवल ये तीनों चीजें करना शुरू कर दीजिए, और जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं उतनी जल्दी शुरू कर दीजिए। और क्योंकि मूल प्राणायाम को करने से सभी प्रकार के प्राणायामों से होने वाले सारे फायदे अपने आप ही मिलने लग जाते हैं, इसीलिए आपको मूल प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अब चलिए जरा सा मूल प्राणायाम करने का तरीका भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप जमीन पर कुछ बिछाकर सुखासन में बैठ जाइए और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लीजिए। इसके बाद आप जितनी सांस बड़े आराम से अपने फेफड़ों में भर सकते हैं उतनी भर लीजिए और उसको अंदर ही रोक लीजिए। इसके बाद आप मूल बंध लगाइए और इसके लिए अपने गुदा मार्ग को शक्ति पूर्वक सिकोड़ लीजिए और उसको सिकोड़ कर ही रखिए, और साथ में जालंधर बंध लगाइए और इसके लिए आप अपनी ठुड्डी को गले से चिपका दीजिए। इसके बाद जितनी देर तक आप बड़े आराम से सांस को अंदर रोक कर रख सकते हैं उसको रोकिए, और उसके बाद आराम से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इसके बाद आप उड्डीयान बंध लगाइए और इसके लिए आप अपने पेट को खींचकर उसे पीठ से लगा दीजिए, और जितनी देर आराम से सांस बाहर रोकी जा सकती है उसको रोक कर रखिए, और फिर मूल बंध को छोड़ते हुए उड्डीयान बंध और जालंधर बंध को हटा दीजिए और एक गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए। अब देखिए, आप खुद इस विधि को अभी के अभी एक बार कर देख लीजिए और आपको महसूस हो जाएगा कि पहली बार में ही आपके फेफड़ों से कफ पिघलकर आपके गले में आ गया है और फिसलकर आपके पेट में जा चुका है। और इसी से जिन लोगों को दमा है उन लोगों को मूल प्राणायाम करना ही करना चाहिए, और उसको करने से पहले उन्हें जल नीति भी कर लेना चाहिए। अब देखिए, मूल प्राणायाम करते समय कोशिश असल में इस बात की होना चाहिए कि पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक यानी चारों स्टेप्स करते समय आपको बराबर बराबर समय ही लगना चाहिए, और इसके लिए चारों स्टेप्स को करते समय मन ही मन गिनती गिनी जाती है। पर देखिए, शुरुआत में ऐसा नहीं हो पाता है, और इसीलिए आप अपना पूरा फोकस आराम से एक एक स्टेप करने में लगाइए और जितना बन रहा है उतना करते रहिए। समय के साथ साथ आप चारों स्टेप्स अपने आप ही बराबर बराबर समय में करने लग जाएंगे। इस चीज को भी समझिए कि मूल प्राणायाम सभी प्राणायामों में सबसे कठिन प्राणायाम होता है, और इसीलिए शुरुआत हमेशा एक मूल प्राणायाम करने से करना चाहिए, और अपनी शक्ति के अनुसार हर दिन या हर हफ्ते एक एक करके बढ़ाते हुए उसे 30 तक ले जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मूल प्राणायाम असल में साधकों का प्राणायाम होता है, और 50 या 60 या उससे ज्यादा करने पर आदमी सही मायनों में वैरागी होने लगता है। और आप इस चीज को ऐसे समझकर देख लीजिए कि नागा साधु जो होते हैं वो इसी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और बहुत लंप संप करते हैं, और इसी के दम पर वो किसी भी मौसम में दिगंबर रह लेते हैं, और नियमित व्यायाम और भोजन नहीं करने पर भी युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण होते हैं। इस चीज को भी समझिए कि वो बच्चे जो 20-25 साल या उससे कम के हैं, जिन्हें मास्टरबेशन की आदत है या नाइटफॉल की परेशानी है, या जिनके दिमाग में 24 घंटे कामुक चिंतन ही चलता रहता है और वो सब कुछ कर कर देख भी चुके हैं, आप मूल प्राणायाम करना शुरू कीजिए, और 1-1.5 महीने के बाद आप भूल जाएंगे कि आपको इन चीज़ों से कोई परेशानी हुआ करती थी। इसके अलावा मूल प्राणायाम का अभ्यास हमेशा खुली जगह पर करना चाहिए,
और आसपास पानी छिड़क लेना चाहिए। आसपास पेड़ पौधे हों तो बहुत ही अच्छा। और मूल प्राणायाम करने से पहले दोनों नासा छिद्रों में 4-4, 5-5 बूंदें शुद्ध घी की जरूर डालना चाहिए। अब आ जाइए समय पर और देखिए, मूल प्राणायाम करने के लिए संध्या का समय निश्चित किया गया है, यानी सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय, यानी तीनों समय 5-5 या 10-10 मूल प्राणायाम कर लेना चाहिए। पर देखिए, इस चीज को आप भी समझते हैं कि जिस समय आयुर्वेद लिखा गया था उस समय वातावरण बहुत ही शुद्ध हुआ करता था, पर क्योंकि आज वो स्थिति नहीं है, इसीलिए मूल प्राणायाम के असली फायदे उठाने के लिए आपको अपने घर में औषधीय महत्व के पौधे लगाना चाहिए और सुबह सुबह ही उनके पास बैठकर प्राणायाम कर लेना चाहिए, ताकि आप अधिक से अधिक प्राण तत्व को अपने शरीर में आकर्षित कर पाएं। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।